नमस्कार साथियों। श्री नाकोड़ा कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम मई मंथ की क्रोनोलॉजी को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम चलते हैं आर्थिक परिदृश्य की ओर। आर्थिक परिदृश्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा हम किन किन मुद्दों पर ध्यान देंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम आर्थिक परिदृश्य में इनिशियली क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नीति आयोग ने जारी किया ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 7वां संस्करण। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के वस्त्र निर्यात में 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 72,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2025-26 भारत फिसलकर अब छठे स्थान पर आ गया है। आपको पता ही है, पहले 4th रैंक पे था, अब भारत आ गया है 6th रैंक पे। धोलेरा SEZ में भारत के पहले चिप निर्माण संयंत्र की अधिसूचना। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनेगा देश का पहला निजी क्षेत्र का न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, हम आगे अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ेंगे इसे। देश की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का उड़ीसा में शिलान्यास। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 2025-26 में चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की बड़ी छलांग, दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचा है। कौन? हमारा इंडिया। ठीक है, चलिए हम एक एक मुद्दे को उठाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, नीति आयोग ने जारी किया ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 7वां संस्करण। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 7वां अंक 20 अप्रैल 2026 को जारी किया। इस नवीनतम अंक में वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए भारत के व्यापारिक आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। विषयगत फोकस देखिए, 7वें अंक का मुख्य विषय भारत का रत्न और आभूषण क्षेत्र है। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। विषय फोकस किस पे किया गया है? वो है भारत का आभूषण एवं रत्न क्षेत्र। ठीक है, इसमें वैश्विक मांग, लैब में बने हीरे जैसे उभरते क्षेत्रों और मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। माल निर्यात कितना किया गया है? तो 1.6 की मामूली वृद्धि दर्ज हुई है बस माल निर्यात में, तो जबकि आयात में 7.9% की तेज वृद्धि देखी गई है। वहीं सेवाओं के निर्यात में 7.8% की मजबूत वृद्धि देखी गई है। तो देखिए आप, माल निर्यात में तो केवल 1.6% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 7.9% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति में है। वहीं सेवा निर्यात में 7.8% की क्या हुई है? वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, बस आप ये विषयगत फोकस जो है उस पर विशेषगत ध्यान दीजिएगा कि भारत का रत्न और आभूषण क्षेत्र। ठीक है, अगला चलते हैं हम। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के वस्त्र निर्यात में 2.1% की वृद्धि दर्ज हुई है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, आभूषण और ना रत्न में की माल निर्यात में तो 1.6% की, आयात में 7.9% की और सेवा निर्यात में 7.8% की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वस्त्र निर्यात हस्तशिल्प उद्योग सहित 2.1% बढ़कर 3,16,334.9 करोड़ पर पहुंच गया है। कितना हो चुका है? 2.1% की तो इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और अगर अपन करोड़ रुपए में देखें तो 3,16,334.9 करोड़। ठीक है, वर्ष 2024-25 में कितना था? तो 3,09,859.3 था। ठीक है ना। निर्यात वृद्धि के प्रमुख बिंदु, रेडीमेड गारमेंट्स, ये वस्त्र निर्यात में सबसे बड़ा योगदान करता रहा, जो कि 2.9 की वृद्धि के साथ 1,39,349.6 करोड़ हो गया है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। रेडीमेड गारमेंट्स का परसेंट कितना है? 2.9%। ठीक है, वही मानव निर्मित धागा देखिए, इस क्षेत्र में 3.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जो 41,196 करोड़ से बढ़कर 42,687.8 करोड़ पर पहुंच गई है। ठीक है, ये डाटा ठीक ठाक है, आप इसको देख लीजिएगा केवल।
हस्तशिल्प यानी कि कालीनों को छोड़कर जो हस्तशिल्प है उनमें देखिए इस मूल्य वर्धित खंड में सबसे अधिक 6.1% की वृद्धि देखी गई है। हस्तशिल्प में कितनी वृद्धि देखी गई है? 6.1% की। ठीक है, पहले ये 14,945.5 करोड़ था, जो कि 15,855.1 करोड़ हो चुका है। ठीक है, सूती उत्पाद, सूती धागे, कपड़े और हथकरघा उत्पादों के निर्यात में 0.4% की स्थिर वृद्धि हुई है। वहीं वैश्विक विस्तार, भारत का कपड़ा निर्यात 120 से अधिक देशों में बढ़ा है। कितने देशों में? 120 से अधिक देशों में, जैसे यूएई, यूके, जर्मनी, स्पेन, जापान, मिस्र, नाइजीरिया, सेनेगल और सूडान जैसे बाजारों में। ठीक है ना, उक्त आंकड़े कपड़ा मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल 2026 को जारी किए गए थे। ठीक है ना, तो देखिए हमने इसमें क्या देखा था कि हमारा भारत का जो वस्त्र निर्यात है ना वो 2.1% की वृद्धि कर चुका है। ठीक है ना, और कितना पहुंच चुका है? 3,16,334.9 करोड़ पर। पहले कितना था? 3,09,859.3 करोड़। ठीक है, वही रेडीमेड गारमेंट्स में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2.9% की वृद्धि हुई है। अगर आप लोगों से पूछे कि हस्तशिल्प में कितनी वृद्धि हुई, तो हस्तशिल्प में सबसे ज्यादा 6.1% की वृद्धि देखी गई है। और अगर सूती वस्त्र में पूछे तो 0.4% की वृद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का समुद्री खाद्य निर्यात ₹72,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी समुद्री खाद्य निर्यात के अंतरिम आंकड़ों की जानकारी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 21 अप्रैल 2026 को दी गई थी। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसकी मात्रा 19.32 लाख मीट्रिक टन रही है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इससे संबंधित कि देश के समुद्री खाद्य निर्यात में सालाना आधार पर 11.2% की वृद्धि हुई। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट करनी है। देश के समुद्री खाद्य निर्यात में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो 11.2% की वृद्धि होती है। उसका प्रमुख कारण है फ्रोजन झींगा निर्यात जिसमें ₹47,973.13 करोड़ का योगदान दिया है, जो कुल निर्यात आय के 2/3 से अधिक है। झींगा की खेप की मात्रा में 4.6% और मूल्य में 6.35% की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ा निर्यात बाजार किसका है समुद्री खाद्य निर्यात में? तो वो है अमेरिका। इसको इंपॉर्टेंट कर लें आप। विगत वित्तीय वर्ष में अमेरिका को भारत का निर्यात मूल्य के हिसाब से 14.5% और मात्रा के हिसाब से 19.8% घटकर 2.32 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है चाइना का। ठीक है, पहला किसका था? यूएसए का। सेकंड किसका था? चाइना का। ठीक है, यूरोपीय संघ, यहाँ निर्यात मूल्य में 37.9% और मात्रा में 35.2% की वृद्धि हुई है। दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ मूल्य और मात्रा में क्रमशः 36.1% और 28.2% से अधिक की वृद्धि हुई है। नॉट सो इम्पोर्टेंट। जापान, निर्यात मूल्य में 6.55% की वृद्धि हुई है। वही लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में भारत के समुद्री निर्यात में निम्न शीर्ष 5 बंदरगाहों की हिस्सेदारी लगभग 64% रही है। इन 5 बंदरगाहों के नाम सुने आप: विशाखापत्तनम, JNPT, कोच्चि, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है ना, JNPT वही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2025-26। भारत फिसलकर 6ठे स्थान पर पहुंच चुका है। इसको आप कर लीजिए इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में जापान और यूनाइटेड किंगडम ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका, सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है जर्मनी, फोर्थ नंबर पे है जापान, फिफ्थ नंबर पे है यूके एंड सिक्स नंबर पे पहुंच चुका है इंडिया। ठीक है, अमेरिका की जीडीपी वर्ष 2026 में $32.38 रही है। वहीं चीन की $20.85, जर्मनी की $5.45, जापान की $4.38, यूके की $4.26 और भारत की है $4.15। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो वर्तमान में जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत की विश्व में कौन सी रैंकिंग है? तो वो है 6ठी।
यानी कि भारत कौन सी अर्थव्यवस्था बन चुका है? छठी। पहली कौन सी है? यूएसए है, फिर आएगा चाइना, फिर आएगा जर्मनी, फिर आएगा जापान, फिर आएगा यूके और फिर आएगा हमारा इंडिया। ठीक है। रैंकिंग में गिरावट के मुख्य कारण क्या क्या है देखिए। सबसे पहले है मुद्रा विनिमय दर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्य में आई गिरावट एक बड़ा बड़ा कारण है। यहाँ जहां येन और पाउंड तुलनात्मक रूप से स्थिर रहे हैं, वहीं रुपए के कमजोर होने से डॉलर मूल्य में भारत की जीडीपी कम आंकी गई है। जीडीपी बेस ईयर में संशोधन। भारत सरकार द्वारा जीडीपी गणना के आधार वर्ष में किए गए हालिया संशोधन के बाद पिछले अनुमानों में कमी आई है, जिससे नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा प्रभावित हुआ है। वहीं भविष्य का अनुमान। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2031 तक भारत तीसरे स्थान पर निर्णायक रूप से पहुंच जाएगा, जब इसका सकल घरेलू उत्पाद 6.79 ट्रिलियन डॉलर तक होगा, जबकि जापान का 5.13 ट्रिलियन डॉलर होगा। तो देखिए वर्ष 2031 तक कितना हो जाएगा? 6.79 ट्रिलियन डॉलर। और वापस हम कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे? थर्ड। धोलेरा SEZ में यानी कि सेज में भारत के पहले चिप निर्माण संयंत्र की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने गुजरात के धोलेरा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज में भारत के पहले चिप फैब्रिकेशन प्लांट की अधिसूचना जारी की है। स्थान, ये संयंत्र धोलेरा गुजरात में स्थापित होगा। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आप जानते हैं मोबाइल्स में जो चिप्स एंड ऑल लगती है ना, वो उसका यहाँ पे ना ये बनेगा संयंत्र। ठीक है ना, धोलेरा गुजरात में। प्रवर्तक कौन है? तो वही टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड स्थापित करेंगी। क्षेत्रफल, ये सेज लगभग 66.166 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा। रोजगार, इस परियोजना से लगभग 21,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस परियोजना में लगभग 91,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी है। ये SEZ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसमें ITES शामिल है, के लिए अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें क्या क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में सेज में भारत के पहले चिप निर्माण संयंत्र की अधिसूचना कहाँ पे जारी हुई? तो धोलेरा, ठीक है ना, गुजरात में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनेगा देश का पहला निजी क्षेत्र का न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। परमाणु संयंत्र का प्लांट बनेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सिरमौर तहसील में क्योंटी के पास रोंजोही में देश का पहला निजी क्षेत्र का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप। रोंजोही, ठीक है ना, जोही। इस प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण 169 हेक्टेयर जमीन आवंटित करेगा। स्थान, सिरमौर तहसील के क्योंटी के पास रोंजोही रीवा। ठीक है। निवेशक फिर से अगेन टाटा। ठीक है, टाटा एनर्जी। क्षमता 220 मेगावाट शुरुआत में, 1000 मेगावाट बाद में मध्यम अवधि में, और अंत में 2400 मेगावाट। ठीक है ना। अनुमानित निवेश कितना है? तो 28,000 करोड़ रुपए है। प्रस्तावित आवंटित भूमि कितनी है? 169 हेक्टेयर है, पथरीली बंजर भूमि। ठीक है ना। कौन देगा? तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। संभावित रोजगार, 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा इसमें। कितने युवाओं को? 5,000। तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए, कि हाल ही में निजी क्षेत्र का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बनेगा? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनेगा। ठीक है ना। कौन सी कंपनी निवेश कर रही है? तो वही टाटा एनर्जी कंपनी। फिर पूछेंगे कितने मेगावाट क्षमता सृजित की जाएगी? तो पहले चरण में तो 220 मेगावाट, दूसरे चरण में 1000 मेगावाट और अंतिम चरण में 2400 मेगावाट। ठीक है। फिर भूमि कौन आवंटित कर रहा है? तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण 169 हेक्टेयर की भूमि जो है वो प्रेषित करेगा। देश की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का उड़ीसा में शिलान्यास। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आज का जो ये आर्थिक परिदृश्य है ना, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स पूछा जाता है उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप इस करंट अफेयर की क्लास को बहुत अच्छे से देखें, और हो सकता है तो इसके आप अच्छे से नोट्स भी बना लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास भुवनेश्वर, उड़ीसा की इन्फो वैली में 19 अप्रैल 2026 को किया गया है। शिलान्यासकर्ता
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। अवस्थिति इन्फो वैली, जिला खोरधा, उड़ीसा। सुविधा केंद्र की विशेषता, ये ग्रीनफील्ड वर्टिकली इंटीग्रेटेड उन्नत पैकेजिंग और अंतर्निहित कांच आधारित एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट एटीएमपी सुविधा केंद्र है। निर्माण, यह इकाई उन्नत 3D हेटेरोजेनस इंटीग्रेशन मॉड्यूल का निर्माण करेगी, जिसके लिए भारत अब तक आयात पर निर्भर था। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप इस फैक्ट को। इस सुविधा केंद्र से प्रति वर्ष 70,000 ग्लास पैनल, 50 मिलियन असेंबल यूनिट और लगभग 13,000 उन्नत 3DHI मॉड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है ना। ये 3DHI का मतलब क्या है? 3D हेटेरोजेनस इंटीग्रेशन। फिर कुल निवेश 1,943.53 करोड़ इसमें शामिल है। केंद्रीय वित्तीय सहायता और अतिरिक्त राज्य सहायता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सब इनको देख लीजिएगा जनरली। तकनीक कौन सी है? तो यहाँ पारंपरिक सिलिकॉन के बजाय अत्याधुनिक ग्लास सबस्ट्रेट तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो AI 5G एरोस्पेस रक्षा, कृत्रिम मेधा, 5G तकनीकी और अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक है। इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा आप। क्रियान्वयन संस्था, अमेरिकी कंपनी 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक द्वारा अपनी भारतीय सहायक कंपनी हेटेरोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा संभवतया, यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने का संभावित समय अगस्त 2028 है। पूर्ण पैमाने पर उत्पादन का लक्ष्य अगस्त 2030 रखा गया है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में उड़ीसा में 2 प्रमुख सेमीकंडक्टर परियोजनाएं 6M प्राइवेट लिमिटेड और 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक को मंजूरी दी थी। 6M ब्रिटेन की क्लासिक वॉफर फैब लिमिटेड के सहयोग से भुवनेश्वर के इन्फो वैली में भारत की पहली कमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करेगी। ठीक है। इस फैक्ट को भी आप काफी इंपॉर्टेंट कर लें। ठीक है। अगला फैक्ट है हमारा आज का, वर्ष 2025-26 में चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2025-26 में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार का हिस्सा हासिल कर लिया है। चीन 2013-14 से 2017-18 तक और 20-21 में भी भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार रह चुका है। अमेरिका 2024-25 तक लगातार 4 वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा था। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार, यानी चीन और भारत के बीच में कुल व्यापार 151 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। कितना? 151 अरब डॉलर। ठीक है। व्यापार घाटा, इसमें भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड 112.16 अरब डॉलर रहा, जो विगत वर्ष 99.2 अरब डॉलर का था। ठीक है ना। आयात देखिए, चीन से भारत का आयात 16% बढ़कर 131.63 अरब डॉलर हो चुका है, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चीन को भारत का निर्यात 36.66% की वृद्धि के साथ 19.47 अरब डॉलर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना। भारत की अमेरिका के साथ व्यापारिक स्थिति देखिए, विगत वित्त वर्ष में भारत को अमेरिका का निर्यात मामूली रूप से 0.92% बढ़ाकर 87.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसके विपरीत भारत का आयात 15.95% बढ़कर 52.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, यानी कि हमने आयात ज्यादा कर लिया है बहुत, है ना। व्यापार अधिशेष 2024-25 के 40.89 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 2025-26 में 34.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला आता है हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की बड़ी छलांग, दुनिया में तीसरा स्थान पर पहुंच चुका है भारत। ठीक है ना। नवीकरणीय ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी में, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इसे आप इंपॉर्टेंट कर लेना। इस क्षेत्र में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। किसको पीछे छोड़ दिया है? तो ब्राजील को।
भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55.3 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी, जिससे कुल गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन क्षमता 283.46 गीगावाट पहुंच चुकी है। वर्तमान में केवल चीन और अमेरिका ही भारत से आगे हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा डाटा को। किसके बारे में बात हो रही है? रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में बात हो रही है। उक्त जानकारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 8 अप्रैल 2026 को साझा की थी। कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में देखिए, चीन फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे अमेरिका आता है, थर्ड नंबर पे भारत है, फोर्थ नंबर पे ब्राजील है। ठीक है ना। अब इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, चाइना, अमेरिका, भारत और ब्राजील। ठीक है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धियां, कुल गैर जीवाश्म क्षमता 283.46 गीगावाट। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप डाटा को। गैर जीवाश्म क्षमता कितनी है? 283.46। कितनी है? 283.46 गीगावाट। नई क्षमता जोड़ी गई है 55.3 गीगावाट। अपन ऊपर ऊपर देख के आए हुए हैं। सौर ऊर्जा वृद्धि कितनी हुई? तो 44.6 गीगावाट की वृद्धि हुई 2025-26 में। ठीक है। और कुल सौर क्षमता 150.26 गीगावाट 31 मार्च 2026 तक। बड़े प्रोजेक्ट रूफटॉप कुसुम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा ने देश की कुल 203 गीगावाट बिजली मांग का 51.5% पूरा कर लिया है। देश में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 283.46 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसमें जो भी ये डाटा बांटा गया है इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा कितनी है, तो 274.68 है। सौर ऊर्जा कितनी है? तो 150.26 गीगावाट है। पवन ऊर्जा 56.09 गीगावाट है। जैव ऊर्जा कितनी है? तो 11.75 गीगावाट है। लघु जल विद्युत 5.17 गीगावाट है। ठीक है ना। आगे चलिए, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। एशियाई विकास बैंक ने यानी कि एडीबी बैंक ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 10 अप्रैल 2026 को जारी की है, जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमानों को संशोधित किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़कर कितना हो गया है? 6.9 हो गया है। इसको आप कर लीजिए इंपॉर्टेंट। वहीं वित्त वर्ष 2027-28 अगले वित्त वर्ष में विकास दर 7.3 रहने का अनुमान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एडीबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, उसमें उसने बताया है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट 2026-27 में 6.5 से बढ़कर कितनी हो चुकी है? 6.9 हो चुकी है। वहीं 2027-28 में विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट जो है वो 7.3% हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की, तो चालू वित्तीय वर्ष 2027 में इसके 4.5% रहने का अनुमान है, जो अगले वर्ष 2027 में घटकर 4% हो जाएगी। मुद्रास्फीति कितनी बताई है? एडीबी ने 4.5% बताई है, जो कि 2027 तक घटकर कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। डाटा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। मुंडियाल डो क्वेजो डो ब्राजील 2026 ब्राजील के साओ पाउलो में आयोजित प्रतिष्ठित मुंडियाल डो क्वेजो डो ब्राजील 2026 ब्राजील वर्ल्ड चीज चैंपियनशिप में भारत चीज बनाने वाले कारीगरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीतकर जो इतिहास रच दिया है। ठीक है जी। हालांकि ये खबर मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, तो मैं एक सिंपल रीडिंग मार देती हूँ, आप सिर्फ सुन लीजिएगा। ठीक है। सुपर गोल्ड एलिफ्थेरिया गुलमर्ग ब्री शैली में मिला है। फिर स्वर्ण पदक किसे मिला? तो ले के नॉर्डिक फार्म के याक चुरपी सॉफ्ट और एलिफ्थेरिया ब्रूनोस्ट मट्ठा पनीर, ठीक है, मिला है। और रजत पदक एलिफ्थेरिया काली मिरी बैल पर नॉल शैली को मिला है। प्रधानमंत्री द्वारा सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतियोगिता के विजेताओं मौसम नारंग और धैनले नुरबू को बधाई दी है। इन दोनों नामों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एक तो है मौसम नारंग और एक है थैनले नूरबू। ठीक है ना। फिर देश में पेटेंट आवेदनों की संख्या 2025-26 में बढ़ाकर 1.83 लाख हो गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में पेटेंट आवेदन वित्त वर्ष 2025-26 में 30.2% बढ़कर रिकॉर्ड 1
1,43,729 हो गए हैं, जो पिछले वर्ष 1,10,335 थे। इसमें 69% से अधिक आवेदन घरेलू हैं, जो देश के इनोवेशन पावर हाउस बनने को दर्शाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और काफी प्राउड वाली फीलिंग भी है इसमें। ठीक है, कितने? 1,43,729, ठीक है, पेटेंट। ठीक है, भारत अब पेटेंट आवेदन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल होकर छठे स्थान पर पहुंच गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पेटेंट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। इसने 22,995 पेटेंट के लिए आवेदन किया है। 2020-21 में 21 से अब तक इसमें 146% की बढ़ोतरी हुई है। 95% ऑनलाइन आवेदन दाखिल हुए हैं। कुल पेटेंट आवेदनों में शैक्षणिक संस्थानों का हिस्सा कितना है? लगभग 36.5% है। कितना है? 36.5%। वन लाइनर देख लीजिए आप लोग। खारे पानी में मत्स्य पालन देश के कुल मछली उत्पादन में लगभग कितना योगदान देता है? तो 15%। प्रमुख मत्स्य पालन और जलीय कृषि राज्यों में कौन सा राज्य देश के कुल मछली उत्पादन में 30% भागीदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश। डाक विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में 15,296 करोड़ के राजस्व में वृद्धि की, जो वित्त वर्ष 2024-25 की रुपए 13,218 करोड़ के राजस्व अर्जन से कितना अधिक है? तो वो है 16%। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं कि हमने आज इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि नीति आयोग ने अपना ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 7वां संस्करण जारी किया है। विषयगत फोकस किस पर रखा है? तो भारत का रत्न और आभूषण क्षेत्र पर फोकस रखा है। ठीक है, माल निर्यात में 1.6% की मामूली ही वृद्धि हुई थी, जबकि आयात में 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई, और सेवा निर्यात में 7.8% की वृद्धि। भारत जो है वस्त्र निर्यात में 2.1% की वृद्धि कर चुका है वर्ष 2025-26 में। ठीक है ना। रेडीमेड गारमेंट्स में कितनी वृद्धि है? तो 2.9 की है। हस्तशिल्प में 6.1 की है। सूती वस्त्रों में सिर्फ 0.4% की वृद्धि हुई है। वहीं देखिए, भारत जो है वो समुद्री खाद्य निर्यात में 72,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। ठीक है ना। देश में समुद्री खाद्य निर्यात में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 11.2% की हुई है। सबसे बड़ा बाजार किसका है? तो अमेरिका का है। दूसरा जो है वो चाइना का है। ठीक है ना। फिर ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2025-26 में भारत फिसल कर अब छठे रैंक पे आ चुका है। तो स्टार्टिंग के 5 लोग कौन है? तो वो है अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर यूके, और फिर भारत आता है। ठीक है ना। जारी कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है ना। कारण क्या क्या है? तो मुद्रा विनिमय दर है। उसके अलावा जीडीपी बेस ईयर में संशोधन कर दिया था गवर्नमेंट ने, ये भी एक कारण है। ठीक है ना। फिर भारत के पहले चिप निर्माण संयंत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जो कि धोलेरा के सेज में बनेगा। धोलेरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कंपनी कौन सी है? तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनेगा देश का पहला निजी क्षेत्र का न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है ना। वही कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पे टाटा एनर्जी ही है। ठीक है, बाकी मैं आपको अच्छे समझा चुकी हूँ। संभावित रोजगार है, 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिर देश की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में किस स्थान पर? तो भुवनेश्वर की इन्फो वैली में। ठीक है ना। तकनीकी क्या क्या है? तो यहाँ पारस्परिक सिलिकॉन के बजाय अत्याधुनिक ग्लास सबस्ट्रेट तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, जो AI 5G एरोस्पेस रक्षा कृत्रिम मेधा 5G तकनीकी और अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। कंपनी का जो संस्था इसको क्रियान्वित कर रही है उसका नाम आपको याद रखना जरूरी है। अमेरिकी कंपनी 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक द्वारा अपनी भारतीय सहायक कंपनी हेटेरोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इसको इंपॉर्टेंट करना। और पूर्ण पैमाने पर उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया? तो वर्ष 2030 को रखा गया। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसके अलावा वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन चुका है? चीन। पहले कौन था? अमेरिका था। ठीक है ना। अब अमेरिका को पीछे छोड़ दिया चाइना ने, और वो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। ठीक है। हमारा चीन के साथ वर्तमान में कितना व्यापार होता है? तो 151 अरब डॉलर का हो रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का तीसरा रैंक है। भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। जारी कौन करता है ये रिपोर्ट? तो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के द्वारा इसको जारी किया गया था। फर्स्ट रैंक पे चाइना है, सेकंड रैंक पे अमेरिका है, और थर्ड नंबर पे कौन है? भारत है। ठीक है।
इसके अलावा देखिए, हाँ, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एडीबी ने हाल ही में अपने जीडीपी और ना ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए। उसने बताया है कि हमारी जो जीडीपी है ना, वो 6.5% से बढ़कर 6.9% हो गई है ना। वहीं ग्रोथ रेट हमने अगले 2027-28 में जो है वो 7.3% रखी है, और मुद्रास्फीति जो है वो 4.5%। तो चलिए, आज का ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट खत्म हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझसे हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।